जी हां दोस्तों, पहला चरण गंवाने के बाद दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का हैरान करने वाला प्लान। ममता ने कर दिया वार्न, उधर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, पहला चरण गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस दूसरे चरण पर, और वो दूसरा चरण जहां पर 90% गढ़ ममता बनर्जी का माना जाता है। आखिर बीजेपी वो कौन सी रणनीति तैयार कर ली बीती एक रात के दौरान अपने इंटरनल सर्वे आने के बाद, जिसमें दूसरे चरण में कुछ ऐसा करने वाली है बीजेपी जिसमें ममता के वोटर्स को धराशायी किया जा सके। तो क्या उत्तर प्रदेश और रामपुर के बाईपोल यानी कि उपचुनाव वाली स्थिति को बंगाल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसी मद्देनजर बंगाल के अंदर लोकसभा 2024 के चुनाव में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई थी उसका 3/4 तैनात कर दिया गया? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, पहले चरण के मतदान में 93% मतदान 152 सीट में से अगर 125 सीटों के आसपास ममता बनर्जी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। और यही पहला चरण बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से बीजेपी को पिछली बार ज्यादा सीटें आई थी। दूसरे चरण में तो बिल्कुल शून्य के बराबर होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा अब जमीन पर प्लान तैयार कर लिया गया है जिसके बुनियाद पर अमित शाह कहने लगे, शुभेंदु अधिकारी ये कहने लगे कि साहब असली लड़ाई तो दूसरे चरण में होगी? दोस्तों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का 10 विधानसभा सीटों का बाय इलेक्शन उपचुनाव, और खासतौर पर आजम खान के इलाके रामपुर में लोकसभा का बाय इलेक्शन और विधानसभा का उपचुनाव। किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्या कुछ करके जीत हासिल की थी? तो क्या यही प्लान बंगाल में? मगर बंगाल में ममता है। खास बात यह है दोस्तों, बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में, वहां बीजेपी हर तरीके का तिकड़म करके जीत लेती है, लेकिन जिन राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी के लिए बहुत टफ होता है यह सब तिकड़मबाजी कर पाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने करीब 15,000 ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट पेश किए थे, हजारों वीडियो पेश किए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के वोटर्स जब घर से निकल रहे थे तो उनके घर के गली के नुक्कड़ पर ही बैरिकेडिंग लगा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस कर्मी उन्हें रोक लेते थे और उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करते थे। 80% लोगों को वापस लौटा दे रहे थे कि वो लोग अपनी गली से ही बाहर ना निकल सकें। और ये लफाजी नहीं है, ये आपने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा, पूरा देश गवा रहा है। जिसके खिलाफ में अखिलेश यादव ने शिकायतें की थी चुनाव आयोग से, लेकिन क्या हुआ? चुनाव आयोग उन शिकायतों को लेकर के बैठ गया। वही चुनाव आयोग जो ये कहता था कि साहब राहुल गांधी जो वोट चोरी वाली बात कहते हैं उसका एफिडेविट दाखिल करें, हम उस पर संज्ञान लेंगे। मगर अखिलेश यादव ने तो पूरा वीडियो दिया था, एफिडेविट तो छोड़ दीजिए, तर्क दिए थे और चुनाव आयोग में दाखिल किए थे। बहुत सारे ऐसे इलाके उत्तर प्रदेश के जहां पर बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग मतदाता घर से निकल रहे हैं, उनके वोट हैं। कई जगहों पर तो ऐसा हमने देखा था कि वोटर आईडी कार्ड में अगर फोटो साफ नहीं है तो उनसे मिलान करके कि साहब ये तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप वापस जाइए, दोबारा आइए। कई जगहों पर मतदाता सूची के हवाले से जो काम पुलिस का और जो काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का नहीं भी था उत्तर प्रदेश में, वो कर रही थी। और उसी पर उस मतदान के बीच में कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तब तक तो चिड़िया खेत चुकी थी। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी आपको बताते हैं। दोस्तों, रामपुर का उपचुनाव, लोकसभा का और विधानसभा का, मैं उस चुनाव का गवाह रहा हूं। वहां के मतदान से लेकर के वहां की मतगणना विशेष तौर पर दोस्तों, खास तौर पर जिसमें करीब करीब 30 राउंड होने थे। 30 राउंड में से 24 राउंड समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के उपचुनाव में जीतते हुए दिखाई, बम्पर फासले से जीत रहे थे। और उसके बाद अचानक काउंटिंग का जो डेटा है वो देना रोक दिया गया और बाद में ऐलान कर दिया गया कि साहब वो बीजेपी जीत गई। यानी कि 25 राउंड तक, 24 राउंड तक बीजेपी के ना तो वहां प्रत्याशी थे ना बीजेपी के लोग थे। 26वें राउंड जब शुरू हुए और महज 30 राउंड का पूरा खेल था मतगणना का,
अचानक बीजेपी के लोग जय श्री राम और झंडे लेकर के वहां पर आ गए। आमतौर पर कहा जाता है कि बाय इलेक्शन सरकारें जीत लेती हैं मशीनरी का उपयोग दुरुपयोग करके, मगर ये तो बाय इलेक्शन नहीं है ना, ये तो बंगाल है दोस्तों। अब दोस्तों बंगाल में दूसरे चरण के लिए कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जा रही है, ऐसे टीएमसी की तरफ से दावे किए गए और टीएमसी इसको लेकर के कोर्ट भी जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने वार्न कर दिया, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहां ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए उस स्तर का खेल वैसे लेवल पर बीजेपी नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों वोटिंग खत्म होने के बाद आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बातें कही कि जनता ने एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। जाहिर तौर पर एक फैक्ट गोदी मीडिया भी बता रहा है, इतने आम कटे कि किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया, सबने वोट डाले। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव ममता बनर्जी के पक्ष में और बीजेपी की बंगाल विरोधी नीतियों के खिलाफ में। हालांकि दोस्तों इस बम्पर वोटिंग पे खुद सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इस पर काफी खुश नजर आए, तारीफ करते हुए दिखे। जाहिर तौर पर बम्पर वोटिंग होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम माना जाता है। दोस्तों अब ममता बनर्जी ने यह वार्न कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति को लाने की कोशिश बंगाल में की गई तो फिर टीएमसी वर्कर्स या आम जनता बीजेपी और उनके लोगों का वो हाल करेगी अपने जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में रह करके जिसकी कल्पना नहीं होगी। आप देखिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2011 में दोस्तों 85% के आसपास मतदान हुआ था। तब ममता ने 3% का वोट स्विंग ला करके लेफ्ट फ्रंट की सत्ता को उखाड़ फेंका था 2011 में। अब दोस्तों बीजेपी वैसा जादू तो कर नहीं पाएगी, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदेश में लहर तो है नहीं, लेकिन बीजेपी दूसरे चरण में कुछ ऐसी स्थिति लाना चाहती है। अब दोस्तों करीब 5 से 7 दिनों का फर्क है, 6 दिनों का अगले चरण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब वो 27 लाख वोट जिनके नाम कटे हैं, जिनकी अपीलें लंबित हैं, वो लोग अब अपनी अपीलों को सुनवाई के दौरान जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो और उसमें लोगों के नाम आ जाएं। पहले चरण में क्या हुआ, 27 लाख में से महज 136 अपीलें सुनी गई, 38 और 136 को वोट करने का अधिकार मिला। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा बंगाल में तो नहीं दिखा जो ममता के खिलाफ ले जाए। दोस्तों पहले चरण के मतदान में 16 में से 13 जिलों में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में, उसके बाद कूच बिहार में, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम, और ऐन उसी वक्त मालदा के मेथाबाड़ी में सन्नाटा नजर आया। मेथाबाड़ी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का छोटा सा ये वो गांव 1 अप्रैल को सुर्खियों में आया था, जब आसपास के लोगों ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बना लिया था और वहां पर लोगों ने यह कहना शुरू किया कि साहब, और जिसकी जांच एनआईए कर रही है कि साहब मोदी सरकार और चुनाव आयोग हमारे वोटों को कटवा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द सुनने को मिल रहा था, एसआईआर। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि तमाम दस्तावेज जुटाने के बावजूद भी उनका और उनके परिवार के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। जिन लोगों की किस्मत अच्छी थी वोट डालने पर गए, लेकिन आज तो सड़कों पर है। यानी कि यह इलाका ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव के पहले मतदान के बीच बाइक से आने जाने पर चुनाव आयोग ने बैन कर रखा था। मोदी सरकार ने जितने 2024 के लोकसभा चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए थे, 3/4 इसी में लगा दिए, नतीजे पक्ष में करने के लिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। जबकि दोस्तों हिंसा के मामले में कह रहे हैं भयमुक्त कराना है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स है। हिंसा के मामले में 2021 का मैं आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। 278 हिंसक घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जिनमें से 108 मामलों में टीएमसी और 87 मामलों में बीजेपी ने हमले किए थे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, महज 20 घटनाओं का फर्क था। और इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2450 कंपनियां, 2.5 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए, हर 150 वोटर पर एक सुरक्षाकर्मी। इस बार पहले की तरह ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ, इसके लिए भी वोटर टर्नआउट बढ़ा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों दूसरे चरण में बीजेपी जो खेल करने जा रही है, उस खेल को ममता बनर्जी होने नहीं देंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।